Welcome to physics class. Myself Puneet, your physics teacher. Today in this video we are going to talk about Unit 1 Electrostatics और उसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं Chapter 1 Electric Charges and Fields. तो इलेक्ट्रिक चार्जेस और फील्ड्स के बारे में पढ़ने से पहले हम कुछ और डिस्कस करते हैं। 11th में हमने फिजिक्स की कुछ ब्रांचेस को पढ़ा था, जैसे कि क्लासिकल मैकेनिक्स जिसके अंदर हमने मोशन और फोर्स के कॉन्सेप्ट्स देखे थे, थर्मोडायनेमिक्स जिसमें हमने हीट, वर्क, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस ये सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे, और वेव मैकेनिक्स जिसके अंदर हमने वेव्स एंड ऑसिलेशंस के बारे में पढ़ा था। अभी प्लस 2 में सबसे पहली ब्रांच जो हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एंड मेजर ब्रांच ऑफ फिजिक्स, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। दोनों ही चैप्टर आपने 10th में इनिशियली थोड़े से पढ़े हैं। यहाँ पे उनके बारे में और ज्यादा डिटेल्स आने वाली हैं हमारे पास। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की स्टडी को इजी करने के लिए हमने इसको दो कैटेगरीज में बांटा है। द फर्स्ट कैटेगरी इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। The word electrostatics is composed of two, that is electro, which means charge, statics, which means rest. इस ब्रांच के अंदर हम यूनिट 1 पढ़ेंगे सिर्फ, जिसके अंदर चैप्टर 1 और चैप्टर 2 आते हैं। The second category is electrodynamics, composed of electro and dynamics. Electro means the same, that is charges or charge. डायनामिक्स मीन्स मोशन, एंड इसके अंदर फोर्स के कॉन्सेप्ट भी इंक्लूडेड हैं। इसके अंदर हम पढ़ेंगे यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 एंड यूनिट 5। चैप्टर आ जाते हैं एनसीईआरटी के हिसाब से चैप्टर 3 से लेके चैप्टर 8 तक। सो लेट्स बिगिन विद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स। क्या करती है ये? इट हेल्प्स अस टू स्टडी अबाउट द चार्जेस और चार्जेस से जुड़े जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। लेकिन इसके अंदर एक शर्त रहती है कि आपको चार्जेस किस में लेके चलने हैं? रेस्ट में। तो एक बात आप बिल्कुल शुरू से यूनिट 1 के लिए अपने दिमाग में बिठा के चलोगे कि इस पूरे यूनिट के अंदर जो इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं दे आर गोइंग टू बी एट रेस्ट। अब एज यू कैन सी फ्रॉम दिस, इस पूरे ब्रांच के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड जो बार बार अराइज हो रहा है दैट इज चार्ज। इस चार्ज के बारे में अगर समझ लें तो पूरा यूनिट या आगे के 5 यूनिट पढ़ने हमारे लिए आसान हो जाएंगे। सो लेट्स बिगिन विद स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या है, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं एंड मैनी मोर। इलेक्ट्रिक चार्ज इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। जिस तरह से मास एक बेसिक प्रॉपर्टी है मैटर का, मतलब अगर कोई मैटर है तो उसके पास मास निश्चित तौर पे होगा, उसी तरह से अगर कोई मैटर है तो उसके पास चार्ज जरूर होने वाला है। सो इलेक्ट्रिक चार्ज इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, जिसकी वजह से दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्सेस होती हैं। एक एग्जांपल के थ्रू यहां पे इसको याद दिलवाऊंगा मैं। बचपन में या अभी भी कई बार अगर आप अपने ये ट्राई किया है कि यू टेक अ प्लास्टिक स्केल, उसको अपने ड्राई हेयर में रब करो और छोटे छोटे पेपर बिट्स के पास लेके जाओ, तो वो स्केल उन पेपर बिट्स को क्या करने लगता है? अपनी तरफ कई बार अट्रैक्ट करने लगता है। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि जब आपने उस स्केल को अपने ड्राई हेयर में रब किया, विदाउट योर नॉलेज आपने उसको चार्ज कर दिया, जिसकी वजह से उसने पेपर बिट्स के ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्सेस लगाई और उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। आगे और जानते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज की कुछ और बातों पे गौर कर लें। क्योंकि ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो इस फिजिकल क्वांटिटी के लिए हमारे पास सिंबल है Q, या तो कैपिटल में या फिर स्मॉल में। फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करते हैं, ऐसा हमने प्लस 1 में सीखा है। तो मेजर करने के लिए हम एक न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ एक यूनिट चाहिए होती है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज की जो SI यूनिट है दैट इज कूलम, denoted by capital C as it is after the name of a scientist. CGS यूनिट 2 है हमारे पास, क्योंकि ब्रांच जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट दैट इज ESU जो है इलेक्ट्रिक चार्ज की, वो स्टैट कूलम है हमारे पास, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट है दैट इज EMU वो है हमारे पास एब कूलम।
डिनोशन इनकी साथ में ब्रैकेट में लिखी है, स्टैट सी एंड एब सी, बीच में हाइफन जरूर याद रखना आप। कुछ कन्वर्जन्स हैं जो न्यूमेरिकल फैक्टर्स में ऑब्जेक्टिव में आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली हैं। 1 कूलम इज इक्वल टू 3 into 10⁻⁹ स्टैट कूलम एंड 1 कूलम इज 1/10 ऑफ एब कूलम। तो ये कन्वर्जन्स आपको याद रखनी है, डायरेक्टली भी पूछी जा सकती हैं, न्यूमेरिकल के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। उसके बाद इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का मतलब है कि इनको ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई करने के लिए आपको वेक्टर अलजेब्रा की जरूरत नहीं है। यू मे ऐड देम लाइक नंबर्स, आप उनको नंबर्स की तरह सिंपली ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो 2 टाइप का होता है, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। ये हमने कुछ एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू प्रूव किया था कि चार्ज इज ऑफ 2 टाइप्स। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो आप उसको एक साइन वहां पे बाय कन्वेंशन दोगे, दैट इज पॉजिटिव। अगर किसी बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो बाय कन्वेंशन आप उसको माइनस साइन देने वाले हैं, ठीक है। अगर किन्हीं 2 बॉडीज पे लाइक चार्जेस हैं, मतलब या तो दोनों पे प्लस चार्ज है 2 बॉडीज पे, या दोनों बॉडीज पे नेगेटिव चार्ज है, दे आर गोइंग टू रिपेल ईच अदर। और अगर 2 बॉडीज के ऊपर अनलाइक चार्जेस हैं, अनलाइक चार्ज का मतलब आपके पास 2 बॉडीज हैं, पहली बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, दूसरी बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, या फिर पहली बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और दूसरी बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इन दोनों केसेस में वो बॉडीज एक दूसरे को क्या करने वाली हैं, अट्रैक्ट करने वाली हैं। तो अब आप कह सकते हो कि जब आपने प्लास्टिक स्केल को रब किया और पेपर बिट्स के पास लेके गए तो प्लास्टिक स्केल और पेपर बिट्स के ऊपर डिफरेंट काइंड ऑफ चार्ज था, इसीलिए पेपर बिट्स जो थे वो स्केल के पास अट्रैक्ट हो गए थे। एक पॉइंट आया आपके दिमाग में, आपने तो चार्ज स्केल को किया था, पेपर बिट्स के पास चार्ज कहां से आया? थोड़ा वेट कीजिए, आने वाली वीडियोस में हम उसको भी डिस्कस करेंगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट मे कम इन योर माइंड इज कि किसी बॉडी के पास चार्ज सर आता कैसे है? तो आई विल टेल यू कि बॉडी के पास चार्ज ऑलरेडी होता है। देयर इज नो मैटर इन दिस यूनिवर्स जिसके अंदर चार्ज ना हो। तो फिर प्रॉब्लम क्या है, समझते हैं उसको। आवर यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ 2 थिंग्स, मैटर एंड रेडिएशन। नाउ मैटर इज ऑलवेज मेड अप ऑफ ईदर एटम्स और मॉलिक्यूल्स। एटम्स अगर वो एलिमेंटल फॉर्म में है, मॉलिक्यूल्स अगर वो कंपाउंड फॉर्म में है। Now, whether it is element or it is compound, it has 3 fundamental particles: protons, neutrons and electrons. However, further studies से हमें पता चला है कि जो protons और neutrons हैं वो fundamental नहीं हैं, they may also break up into quarks, but that is not the part of discussion. तो protons, neutrons और electrons 3 टाइप के particles होते हैं किसी भी मैटर के अंदर। जो प्रोटॉन्स हैं दे आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस अलोंग विद न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल, उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, दैट इज व्हाई वी हैव रिटन 0। इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। सो व्हाट इज दिस E विद पॉजिटिव एंड नेगेटिव? दैट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज। कितनी अमाउंट है ये? दिस इज 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। यहाँ पे माइनस है, चाहे वो प्रोटॉन है चाहे इलेक्ट्रॉन है। तो इस वैल्यू का जो शॉर्ट हैंड डिनोशन है वो हमने यहाँ पे E रखा हुआ है। समटाइम यू मे फील कि E जो वो अल्फाबेट है वो हमने इलेक्ट्रॉन के लिए भी रखा हुआ है, चार्ज के लिए भी रखा हुआ है। दैट इज ओनली रेफरिंग टू द कॉन्टेक्स्ट। आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पे E चार्ज के लिए है और कहाँ पे इलेक्ट्रॉन के लिए है। जहां पे भी इलेक्ट्रॉन के लिए होगा हम E के ऊपर एक नेगेटिव साइन डाल दिया करें, ठीक है। ये तो हुआ बेसिक। बॉडी के ऊपर चार्ज कैसे आता है 2 एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। पहली एग्जांपल मैंने यहाँ पे ली है सोडियम की। सोडियम एटम का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 11, व्हिच मींस 11 प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट अलोंग विद न्यूट्रॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस एंड 11 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट आउटसाइड द न्यूक्लियस। अभी अगर इनके ऊपर नेट चार्ज कैलकुलेट करें, क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है, व्हिच मींस इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होगा, तो जो नेट चार्ज निकल के आएगा
वो 0 होगा। और व्हाट डज दैट मीन, इसका मतलब ये है कि मैटर के अंदर चार्ज तो प्रेजेंट है बट दैट चार्ज इज बैलेंस्ड। जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, जिसकी वजह से नेट चार्ज क्या हो गया, 0 हो गया। अगर सोडियम एटम को कुछ एनर्जी प्रोवाइड की जाए इन फॉर्म ऑफ हीट और इन फॉर्म ऑफ लाइट, तो उसका एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज हो जाए अगर, तो उसके पास इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग कितनी बच जाती है, 10, बिकॉज वी हैव लॉस्ट 1 इलेक्ट्रॉन। जबकि प्रोटॉन्स क्या रहते हैं, सेम। अगर इस कंडीशन में आप टोटल चार्ज कैलकुलेट करो, प्रोटॉन्स के ऊपर चार्ज हो गया +11e और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर अभी चार्ज रहेगा क्योंकि 10 बचे हैं, -10e। अगर आप सॉल्व करो, योर आंसर कम्स आउट टू बी +1e, विच मीन्स कि सोडियम से जब सोडियम आयन बनता है एक इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद, तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय अ मैटर मेक्स इट पॉजिटिव। अभी अगर क्लोरीन एटम की एग्जांपल ले, जिसका एटॉमिक नंबर 17 है, मतलब न्यूक्लियस के अंदर 17 प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं और न्यूक्लियस के बाहर 17 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। अगर अभी आप नेट चार्ज कैलकुलेट करो, दैट कम्स आउट टू बी 0। लेकिन अगर क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, तो जो प्रोटॉन्स हैं वो तो उतने ही रहे, एक इलेक्ट्रॉन गेन हो गया तो इलेक्ट्रॉन 17 की बजाय 18 हो चुके हैं। अगर अभी आप टोटल चार्ज कैलकुलेट करो, +17e that is the charge present on protons and -18e that is the charge present on electrons. Your net charge comes out to be -1e. तो क्लोरीन बन जाता है क्लोरीन आयन विद नेगेटिव चार्ज बाय गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय अ मैटर मेक्स इट नेगेटिवली चार्ज्ड। तो इन दोनों कंडीशंस के अंदर जब एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ या एक इलेक्ट्रॉन गेन हुआ, तो क्या देखा आपने, वी सॉ कि चार्ज का इम्बैलेंस क्रिएट हो गया, या तो पॉजिटिव चार्ज आ गया बॉडी पे या फिर नेगेटिव चार्ज आया। एक बात ध्यान में रखनी है, चाहे बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया चाहे बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया, that was just because of loss or gain of electrons, not protons. Protons are deeply buried inside the atom. तो वो यूजुअल कंडीशंस के अंदर प्रोटॉन्स का प्लस माइनस नहीं होता। इस बात का आपको स्पेशली ध्यान रखना है। Whether a body is positively charged or a body is negatively charged, that is just because of transfer of electrons. Right? Hope you understand this topic. अगला टॉपिक शुरू करते हैं। As you have learned now that a body attracts another body because of electric charges and body itself contain the charges, we just need to create the imbalance. तो अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि उस चार्ज इम्बैलेंस को क्रिएट कैसे करना है, मीन्स हाउ टू चार्ज अ बॉडी। वी कॉल दिस प्रोसेस इलेक्ट्रिफिकेशन। बट इलेक्ट्रिफिकेशन सीखने से पहले आपको कुछ और चीज़ें सीख लेनी बहुत ज़रूरी हैं। बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं, आपने पहले सुना है इनके बारे में, बट उसमें थोड़ी सी चीज़ें और ऐड ऑन हो जाएंगी। जैसे सबसे पहले कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स के बारे में। यू नो दैट हमारे पास जितने भी मैटर हैं, वी कैन कैटेगराइज देम इनटू 3। 1 आर कंडक्टर्स, 2 आर इंसुलेटर्स एंड 3 आर सेमीकंडक्टर्स और मेटलॉइड्स। तो यहाँ पे हम सबसे पहले कंडक्टर और इंसुलेटर्स के बारे में बात करने वाले हैं। What are conductors? Conductors which allow the flow of free charges through them. अब ये free charges कौन होते हैं? वही valence electrons, which are only present in metals. उसमें जो valence electron होते हैं, each metal atom contribute to that and allows the electrons to move inside the matter randomly but not to leave the surface. ऐसे फ्री चार्जेस को हम फ्री चार्जेस भी बोलते हैं, राइट? और ये बहुत सारे होते हैं मेटल के अंदर। नेक्स्ट, दूसरी बात जो आपको सबसे इंपॉर्टेंटली यहाँ पे सीखनी है, इलेक्ट्रिफिकेशन में यूज होगी ये, कि अगर किसी भी मेटलिक कंडक्टर को कुछ अमाउंट ऑफ सर्टेन अमाउंट ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दिया जाता है, तो जैसे ही चार्ज इस मेटल बॉडी के पास आता है, तो ये मेटल बॉडी उस चार्ज को अपनी सरफेस के ऊपर क्विकली और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर लेगी।
बिकॉज इट कंटेन फ्री चार्जेस, तो उनकी हेल्प से ड्यू टू द फोर्स ऑफ रिपल्शन ये सारे चार्जेस क्या कर जाते हैं, यूनिफॉर्मली स्प्रेड कर जाते हैं ओवर द सरफेस ऑफ द मेटालिक कंडक्टर. Next are insulators. What are insulators? Which do not allow the flow of charge through them easily. इसकी एग्जांपल्स हमारे पास बहुत सारी हैं. वुड, प्लास्टिक, रबर, क्लॉथ, ये सारी चीजें क्या हैं, इंसुलेटर्स हैं. अब इंसुलेटर्स के अंदर क्या होता है कि या तो बहुत कम फ्री चार्जेस होते हैं या होते ही नहीं है. कहाँ जाते हैं? Those all charges carried by electrons are bounded to the shell. वो अपने शेल में न्यूक्लियस के साथ बाउंडेड होते हैं, इसीलिए ऐसे चार्जेस को हम बाउंड चार्जेस भी कहते हैं. तो ये दो टर्म्स, फ्री चार्जेस एंड बाउंड चार्जेस, ये भी आपको ध्यान में रखनी है. थ्रू आउट द फिजिक्स कई बार हम इनको यूज करेंगे. ठीक है. व्हाट आर बाउंड चार्जेस? विच आर बाउंड टू द न्यूक्लियस एंड आर नॉट फ्री टू फ्लो इनसाइड द मैटर. दूसरी इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो यहां पे आपको सीखनी है कि अगर आपके पास कोई इंसुलेटर बॉडी है, आप उसको सर्टेन अमाउंट ऑफ पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज देते हो बाय टचिंग इट, तो क्या होगा कि वो चार्ज जो है, जहां पे आप फिजिकल कांटेक्ट बना के उस इंसुलेटर के साथ चार्ज को डिपॉजिट करोगे, वो वहीं पे स्टे कर जाएगा, लोकलाइज हो जाएगा, वहीं पे फैलेगा नहीं. बिकॉज The matter does not allow the flow of charges. इसीलिए ये वहीं पे रह जाते हैं जहां पे आपने इनको डिपॉजिट किया. मतलब अगर वो प्लास्टिक का स्केल का एक थोड़ा सा एज मैं अपने हेयर में रब कर रहा था, तो उस एज पे ही चार्ज डेवलप होगा, पूरे के पूरे स्केल पे चार्ज डेवलप नहीं होगा. यू नीड टू रिमेंबर दिस. दूसरा कॉन्सेप्ट पुराना है, बिल्कुल आपने 10th में पढ़ा है, अर्थिंग एंड ग्राउंडिंग. एक बार फिर से इसको देख लेते हैं. थोड़ी नई चीजें ऐड हो गई. एक तो ये चीज काम कैसे करती है, अर्थिंग, और दूसरा इसका सिंबल क्या है. सो व्हाट इज अर्थिंग और ग्राउंडिंग? बेसिकली आपने अपने घर में कुछ अप्लायंसेस जैसे कि रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर या बहुत से ऐसे अप्लायंसेस जिनकी आउटर बॉडी मेटल की बनी हुई है, उसमें जो वायर्स हैं वो 3 तरह की देखी होंगी. यस, वन इज रेड विच इज लाइव वायर, carries electricity, neutral wire which completes the circuit, and there is a third wire of green color, we call it earth wire. Yes, that is, इस वायर का काम क्या होता है कि इसकी हेल्प से उस मेटालिक बॉडी के ऊपर किसी भी डिफॉल्ट की वजह से, किसी खराबी की वजह से अगर कोई चार्ज डिपॉजिट हो जाए, लीक आउट हो जाए उसके ऊपर, तो उसको ग्राउंड के साथ क्या कर लिया जाता है, शेयर कर लिया जाता है. मतलब एक अप्लायंस है आपके पास, उसके अंदर कोई खराबी आ गई, कोई इंसुलेशन बिगड़ गई, जिसकी वजह से उस बॉडी के ऊपर चार्ज आ गया. अगर आप उस मेटालिक बॉडी को टच करोगे तो वो चार्ज आपकी बॉडी से फ्लो करेगा, जिसकी वजह से आपको एक इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा. आपको उस इलेक्ट्रिक शॉक से बचाने के लिए उसकी बॉडी के साथ एक एक्स्ट्रा वायर कनेक्ट कर दी जाती है. वो एक्स्ट्रा वायर हेल्प करती है उस अप्लायंस को जितना भी वो एक्सेस चार्ज अपने ऊपर लिए बैठी है उसको ग्राउंड के साथ शेयर कर ले, उसको भेज दे वहां. ठीक है. इंपॉर्टेंस इसकी बता ही दी है मैंने आपको कि जब आप उसको टच करो तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे. इसके साथ साथ जो अप्लायंस है वो भी सेफ रहता है. क्या मेथड है, कैसे करते हैं अर्थिंग किसी भी मेटालिक बॉडी की, किसी अप्लायंस की मेटालिक बॉडी की? एक एक्स्ट्रा वायर लेते हैं, एक एज उसका वायर का एक एंड जो है मेटल बॉडी के साथ कनेक्ट कर देते हैं, और दूसरा एंड जो है एक मेटल प्लेट के साथ कनेक्ट करके उस मेटल प्लेट को ग्राउंड में दबा देते हैं. कितना गहरा? जहां पे जाके जो सॉइल है वो मॉइस्चर आनी शुरू हो जाए, थोड़ा सा मॉइस्चर हो सॉइल के अंदर, वहां पे इसको बरेड कर देते हैं प्लेट को. कई बार नोइंगली उसके साथ थोड़ी लाइम यानी कि चूना मिट्टी या नमक डाल दिया जाता है. यू नो दैट कि उनके पास कुछ फ्री चार्जेस होते हैं, राइट. अब इसका फायदा क्या होगा वो देख लेते हैं. इसके लिए ये जानना जरूरी है कि ग्राउंडिंग काम कैसे करती है. देखो बेटा, जब भी किसी बॉडी के ऊपर चार्ज आता है, ईदर इट इज पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू द लैकिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स,
या फिर उसके ऊपर आ जाता है नेगेटिव चार्ज ड्यू टू एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका मतलब ये है कि अगर किसी बॉडी को न्यूट्रलाइज करना है तो अगर उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो उसको नेगेटिव चार्ज सप्लाई करके वो चार्ज न्यूट्रलाइज कर दिया जाए, या फिर अगर उसके ऊपर एक्सेस ऑफ नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में तो उसको बाहर निकाल लेना चाहिए। तो अर्थिंग जो है आपके लिए कुछ ऐसा ही करती है। जो दूसरा जो मॉइस्ट सॉइल में बरेड था, वहां पे मॉइस्ट सॉइल या फिर वो लाइम या फिर चूना मिट्टी या फिर वो नमक या तो इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड कर देते हैं अगर पॉजिटिव चार्ज है, या इलेक्ट्रॉन्स को ले जाते हैं वायर के थ्रू अगर एक्सेस ऑफ नेगेटिव चार्ज है। दोनों ही केसेस में आपकी जो मेटालिक बॉडी है वो क्या हो जाती है, न्यूट्रलाइज हो जाती है। अब फिजिक्स में हम सिंबल्स यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, स्विच का सिंबल, सेल का सिंबल, बल्ब का सिंबल, इलेक्ट्रिकल वायर्स का सिंबल, वोल्ट मीटर का सिंबल। उसी तरह से अर्थिंग या ग्राउंडिंग प्रोसेस जो है उसका भी सिंबल होता है, जिसमें एक कनेक्टिंग वायर के साथ हम कुछ ऐसे लाइंस दिखा देते हैं। दिस रिप्रेजेंट्स द ग्राउंडिंग। होप द टॉपिक इज क्लियर। इसको सीखने के बाद हम इलेक्ट्रिफिकेशन यानी कि चार्जिंग ऑफ बॉडीज और उसके मेथड्स सीखेंगे। एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्सेस तभी अप्लाई कर पाती है जब उसके ऊपर इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि किसी बॉडी के ऊपर एक्सेस चार्ज कैसे डेवलप किया जाता है। मींस वी आर गोइंग टू डिस्कस द मेथड्स ऑफ चार्जिंग अ बॉडी, and the charging of body with excess charge is known as electrification। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, that is electrification। First question, what is electrification? The process of charging a body with excess charge, like you charge your mobile phones, your laptops। तो उसी तरह से एक ऑर्डिनरी मैटर को कैसे हम इलेक्ट्रीफाई कर सकते हैं, कैसे चार्ज कर सकते हैं, आज हम वो सीखने वाले हैं। So we have three methods of electrification। हमारे पास 3 मेथड्स हैं इलेक्ट्रिफिकेशन के। सबसे पहला और आसान मेथड है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। समटाइम्स वी कॉल इट फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन। क्या होता है बेटा इस मेथड में? सपोज करो कि आपके पास 2 बॉडीज है, बॉडी ए एंड बॉडी बी। व्हेन यू रब देम अगेंस्ट ईच अदर, जब आप उनको आपस में रगड़ते हो तो क्या होता है? हमने +1 में पढ़ा है कि 2 सरफेसेस को जब भी एक दूसरे के विद रिस्पेक्ट टू मूव करवाते हैं तो उनके बीच में कौन सी फोर्सेस बर्थ लेती हैं? यस, फ्रिक्शन फोर्सेस। और जब भी हम बॉडीज को मूव करवाने के लिए उस फ्रिक्शन फोर्स के अगेंस्ट जाके वर्क करते हैं तो देयर इज प्रोडक्शन ऑफ सम हीट एनर्जी। अब इस हीट एनर्जी को या तो बॉडी ए एब्जॉर्ब करेगी या बॉडी बी एब्जॉर्ब करेगी, दोनों भी कर सकती हैं। लेकिन होगा क्या यहाँ पे कि दोनों में से एक बॉडी अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर देगी और उन लूज किए गए इलेक्ट्रॉन्स को दूसरी बॉडी क्या कर लेगी? गेन कर लेगी। मतलब मैं कह सकता हूं कि जब मैं इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को आपस में रब कर रहा था तो हीट एनर्जी जो एब्जॉर्ब की इन ऑब्जेक्ट्स ने, इनमें से किसी एक ऑब्जेक्ट ने अपने इलेक्ट्रॉन्स को दूसरे ऑब्जेक्ट में क्या कर दिया? ट्रांसफर कर दिया। अब इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफर होंगे तो क्या ट्रांसफर होगा? देयर प्रॉपर्टीज, एंड चार्ज इज वन ऑफ देयर प्रॉपर्टी। तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होते ही चार्ज भी साथ में ट्रांसफर हो जाएगा। जो बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करेगी उस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। दिस वी स्टडीड इन लास्ट लेक्चर। जो बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करेगी उस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। दिस इज फाइन, बट द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट मे कम इनटू योर माइंड कि सर ये कैसे डिसाइड होगा कि कौन सी बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करेगी? क्योंकि जब तक एक बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगी तब तक दूसरी बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगी। वही इलेक्ट्रॉन तो गेन करने हैं ना। तो इसका फैसला हम एक सीरीज के थ्रू करते हैं। वी कॉल दिस सीरीज इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज।
इस इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज में हम डिफरेंट मटेरियल्स को उनके वर्क फंक्शन के अकॉर्डिंगली अरेंज करते हैं। हाँ, बिल्कुल वैसा ही जैसे आप केमिस्ट्री में मेटल्स की केमिकल एक्टिविटी सीरीज बनाते हो या रिएक्टिविटी सीरीज बनाते हो, जिसमें सबसे ऊपर आप हाईली रिएक्टिव मेटल्स को रखते हो और जैसे जैसे आप नीचे आते जाते हो मेटल्स की रिएक्टिविटी कम होती जाती है। बिल्कुल उसी तरह से वर्क फंक्शन के आधार पे हमने कुछ मटेरियल्स को एक सीरीज में अरेंज किया है। वी कॉल दिस सीरीज इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज। अभी ये वर्क फंक्शन टर्म जो है आपके लिए नई है, सो लेट्स लर्न अबाउट वर्क फंक्शन फर्स्ट। +1 में हमने केमिस्ट्री में एक डेफिनेशन पढ़ी थी, आयोनाइजेशन एनर्जी। व्हाट इज आयोनाइजेशन एनर्जी? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट शुड बी गिवन टू एन एटम सो दैट इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन कम्स आउट ऑफ द एटम। उसी तरह से वो मिनिमम एनर्जी जो किसी मैटर को दी जानी चाहिए इन फॉर्म ऑफ हीट और लाइट, ताकि उसके अंदर से जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर आ जाए। सो द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू किक आउट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मैटर सरफेस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। अब यहां पे मैंने कुछ मटेरियल्स को अरेंज किया है, जैसे कि ग्लास, वूल, कैट फर या फिर ह्यूमन हेयर, हमारे जो बाल होते हैं, सिल्क, कॉटन, पैराफिन वैक्स। इसके बाद आ जाता है एबोनाइट। एबोनाइट क्या होता है? एबोनाइट इज काइंड ऑफ रबर, एक टाइप की रबर है यहाँ पे। उसके बाद आ जाता है प्लास्टिक, देन लास्ट पे आ जाता है हमारे पास ऑर्डिनरी रबर। ग्लास का वर्क फंक्शन जो है वो सबसे कम है और जैसे जैसे नीचे बढ़ते जाते हैं वर्क फंक्शन बढ़ता जाता है। दिस डाउनवर्ड एरो शोज द सेम। The object which lies at the top have low work function, and as we move down the series, the work function becomes high. अब जितना कम वर्क फंक्शन होगा ऑब्जेक्ट को, मैटर को, उतनी कम एनर्जी चाहिए होगी इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर से बाहर निकालने के लिए। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं ग्लास को सिल्क के साथ या ग्लास को ह्यूमन हेयर के साथ रब करूं तो क्या होगा कि जो ग्लास है वो अपने इलेक्ट्रॉन इजीली बाहर निकाल देगा। उन बाहर निकाले गए इलेक्ट्रॉन्स को ह्यूमन हेयर या सिल्क, जिस चीज के साथ आपने रब किया था, उन इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लेगी? वो गेन कर लेगी, जिसकी वजह से ग्लास के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ह्यूमन हेयर या सिल्क के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि उसने एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लिया था। सो दिस सीरीज हेल्प्स यू टू डिसाइड कि अगर आप दो ऑब्जेक्ट्स को रब कर रहे हो तो उनमें से कौन सा ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज होगा, विच हैव वीक होल्ड ऑन इलेक्ट्रॉन्स, मतलब जिसका वर्क फंक्शन क्या है? कम है, वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। और उसके कंपैरिजन में दूसरा ऑब्जेक्ट जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा और उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। सो इजंट इट वेरी इजी मेथड? और जो लास्ट लेक्चर में मैंने आपके बचपन की वो एक्टिविटी बताई थी, किसी प्लास्टिक स्केल को हेयर में रब करने वाली, उसको भी आप यहाँ आसानी से समझ सकते हो। सी, वी हैव प्लास्टिक स्केल विद अस। उसको जब ह्यूमन हेयर के साथ रब करेंगे तो ह्यूमन हेयर आर ऑन द लोअर वर्क फंक्शन साइड और प्लास्टिक स्केल का वर्क फंक्शन क्या है? ज्यादा है। तो जब हम अपने बालों में स्केल को रब करते हैं तो ह्यूमन हेयर लूज इलेक्ट्रॉन किसको? टू द प्लास्टिक स्केल। तो इसका मतलब वहां पे हमारे हेयर पॉजिटिवली चार्ज हो जाते हैं और जो प्लास्टिक स्केल है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। ठीक है, चलिए फर्स्ट मेथड क्लियर होने के बाद हम सेकंड मेथड पे चलते हैं। सेकंड मेथड ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन we see we have the method of charging an uncharged conductor by conduction. By conduction means the uncharged conductor and the charged conductor are going to touch each other. Now I have drawn a simple
diagram to demonstrate it. Suppose we have a charged conductor named as A, and we have another uncharged conductor named as B. Initially they are not in contact with each other, but if conductor A touches conductor B, or the material A which touches material B, there is some transfer of same kind of charge from A object to B object, and this charge acquired by B is actually the same kind as that of A. मतलब अगर A बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज था तो B बॉडी के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज आएगा, और अगर A बॉडी के पास नेगेटिव चार्ज था which is explained in this diagram, तो B बॉडी के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज ही डेवलप होगा. Now there may be further two cases. जो आपका B ऑब्जेक्ट है that may be conductor और that may be insulator. क्या होगा कि अगर बॉडी भी कंडक्टर है तो वो जो बॉडी A से चार्ज एक्वायर करेगी वो उस चार्ज को यूनिफॉर्मली अपनी बॉडी के ऊपर क्या कर लेगी, स्प्रेड कर लेगी. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दिस नेगेटिव चार्ज कैरिड बाय इलेक्ट्रॉन्स रिपेल ईच अदर, क्योंकि सेम काइंड के चार्ज हैं तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे और सब अपने आप को यूनिफॉर्मली यहाँ पे क्या कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे. लेकिन अगर बॉडी भी इंसुलेटर है, मतलब वहां पे फ्लो ऑफ चार्ज पॉसिबल नहीं है, तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, जैसे यहाँ पे ये वाला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो चार्ज जाएगा बॉडी ए से बॉडी बी पे, वो वहीं पे लोकलाइज हो जाएगा, मतलब वहीं पे ठहर जाएगा. तो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द चार्ज ट्रांसफर्ड विद टच टू ए कंडक्टर और टू एन इंसुलेटर. ठीक है, दिस इज द सेकेंड मेथड ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ अ बॉडी. थर्ड मेथड इज इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ए बॉडी बाय द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन. उसको देख लेते हैं. इन थर्ड मेथड ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, दैट इज चार्जिंग बाय इंडक्शन, what happens when we bring a charged conductor near an uncharged conductor, what happens is there is development of charge. कैसे होता है वो देख लेते हैं. सपोज मेरे पास एक पीस ऑफ कंडक्टर है. अब इस पीस ऑफ कंडक्टर के पास मैं कोई पॉजिटिवली चार्ज रॉड लेके आता हूं, तो क्या होगा कि इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, सम ऑफ दोज इलेक्ट्रॉन्स विल शिफ्ट टू दिस साइड which is near the charged conductor, and there will be a development of positive charge on the other side. So this kind of momentary polarization, when we bring a charged conductor near an uncharged conductor, this is called charging by induction. अब अगर किसी तरीके से इस कंडक्टर को अर्थ करके मैं इसका एक टाइप का चार्ज यहां से हटा दूं, उसको न्यूट्रलाइज कर दूं, तो पर्टिकुलरली एक दूसरी तरह का चार्ज मेरे पास यहां पे बच जाएगा और वही इस कंडक्टर पे क्या हो जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा. देखते हैं कैसे करेंगे इसको. लेट्स टेक अ सिंपल एग्जांपल. हम यहां पे क्या करते हैं, एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं. इस एग्जांपल में आई विल चार्ज a conductor with नेगेटिव चार्ज. स्टेप्स सीख लेते हैं इसके कैसे करना है. स्टेप 1 में हम क्या करेंगे कि उस अनचार्ज्ड कंडक्टर को, इसका नाम रख लेता हूं मैं PQ, एक इंसुलेटिंग स्टैंड पे रख देंगे. राइट. स्टेप 2 में हम क्या करेंगे कि इसी कंडक्टर के पास, इस PQ कंडक्टर के पास, विच इज ऑलरेडी ऑन द इंसुलेटिंग स्टैंड, इसके पास हमें कौन सा चार्ज देना है, इसको नेगेटिव चार्ज. अगर नेगेटिव चार्ज देना है
तो एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड लेके आएंगे। क्या होगा कि पॉजिटिवली चार्ज रॉड इस अनचार्ज कंडक्टर PQ के अंदर से जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे उनको अपनी साइड की तरफ अट्रैक्ट कर लेगी, बिकॉज अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो दूसरे एंड पे डेवलप हो जाएगा, राइट। इसके बाद स्टेप 3 के अंदर अगर मैं इसी PQ कंडक्टर के, जिसके P एंड पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, और Q एंड पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, कीप इन माइंड कि आपको वो जो रॉड थी वो करीब ही रखनी है इसके, जैसे स्टेप 2 में था, और इसकी Q साइड को यहां पे क्या कर दूं, किस चीज का सिंबल था बेटा, ये अर्थिंग का, यस। अगर इसकी Q साइड को अर्थ कर दूं मोमेंटेरली, मतलब कम टाइम के लिए, बहुत कम समय के लिए, तो अर्थ से जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे मॉइस्ट सॉइल में, वो इलेक्ट्रॉन्स इस Q साइड को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे, और फिर इस अर्थिंग को हम हटा देंगे। उसके बाद स्टेप 4 में क्या होने वाला है कि ये जो नेगेटिव चार्ज सिर्फ बच गया था इस पे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज तो न्यूट्रलाइज हो गया, अब ये जो नेगेटिव चार्ज बच गया था, क्योंकि PQ इज अ कंडक्टर, तो इस कंडक्टर के ऊपर यूनिफॉर्मली क्या हो जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा। दिस इज हाउ यू हैव चार्ज्ड अ गिवन कंडक्टर PQ नेगेटिवली, ठीक है बेटा। अगर क्वेश्चन चेंज होके आ जाए एग्जाम में, दैट वी हैव टू चार्ज अ कंडक्टर विद पॉजिटिव चार्ज, यहां पे नेगेटिव की बजाय क्या आ जाए, पॉजिटिव आ जाए, तो आपको क्या करना है कि अगर कंडक्टर को पॉजिटिवली चार्ज करना है तो यहां पे रॉड कौन सी लेनी है, नेगेटिवली चार्ज रॉड। नेगेटिवली चार्ज रॉड बनाने के लिए आप कुछ कर सकते हो, जैसे एक प्लास्टिक रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ अगर आप रब करोगे तो वो कौन सी चार्ज रॉड होगी, वो नेगेटिवली चार्ज रॉड होगी, ठीक है। यहां पे हमने ग्लास रॉड ले ली थी विच वॉज रब्ड विद सिल्क क्लॉथ, तो उस पे कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। दिस वी हैव लर्नड इन इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज इन फर्स्ट मेथड, ठीक है। इस तरह से आप किसी एक अनचार्ज कंडक्टर को बाय द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन उसको चार्ज कर सकते हो। ध्यान में क्या रखना है यहाँ पे कि इंडक्शन प्रोसेस में एक तो चार्ज बॉडी और अनचार्ज बॉडी एक दूसरे को टच नहीं करते, दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि जो नियर बाय एंड होता है उस पे अपोजिट चार्ज डेवलप होता है, और जो फार लाइंग एंड होता है, मतलब दूर वाला सिरा होता है, उस पे सेम काइंड का चार्ज डेवलप होता है, ठीक है। उसके बाद उसको अर्थ कर देते हैं, और फाइनली जो नियर एंड पे चार्ज था वो पूरे कंडक्टर पे क्या कर जाता है, स्प्रेड कर जाता है। नाउ दिस सिंपल क्वेश्चन वाज इन 1 मार्क इन लास्ट टू लास्ट ईयर एग्जाम, मतलब जो 2019 का एग्जाम था उसमें 1 मार्क में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। सो यू हैव फाइनली लर्नड हाउ टू चार्ज अ बॉडी बाय द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन। इस तरह से हम अपने तीनों मेथड्स ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन कवर कर लेते हैं। In second example, I'm gonna show you how to charge two conducting spheres, that too oppositely. ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं कि दो कंडक्टिंग स्फीयर लेते हैं। लेट्स से द फर्स्ट स्फीयर इज नेम्ड एज A एंड द सेकंड स्फीयर इज नेम्ड एज B। इन दोनों को हमें अपोजिटली चार्ज करना है, मतलब एक पे पॉजिटिव चार्ज लाना है, दूसरे पे नेगेटिव चार्ज लाना है, दैट टू बाय द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन। तो इसमें हम क्या करते हैं कि दोनों स्फीयर्स को पहले इंसुलेटिंग स्टैंड्स पे रख लेते हैं, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी योर फर्स्ट स्टेप टू पुट स्फीयर A एंड स्फीयर B इन कॉन्टैक्ट एंड मोर ओवर ऑन इंसुलेटिंग स्टैंड्स। अभी स्टेप 2 में आप क्या करोगे कि स्टेप 2 में आप इन दोनों स्फीयर्स के पास एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड लेके आओगे। This may be a glass rod rubbed with a silk cloth, ठीक है, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब क्या होगा, क्योंकि ये कंडक्टिंग स्फीयर्स हैं, तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं दोनों स्फीयर्स के, बिकॉज दे आर इन कॉन्टैक्ट, वो A की लेफ्ट साइड पे डेवलप हो जाएंगे सारे,
और पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू रिपल्शन ऑन द अदर साइड ऑफ बी, राइट साइड ऑफ बी शिफ्ट हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है कि रॉड को तो वहीं पे रखना है, चार्जिंग रॉड को, जो आपकी पॉजिटिवली चार्ज रॉड थी। जो सफियर ए और बी कांटेक्ट में थे उनको सेपरेट कर देना है। सेपरेट कर देने से क्या होगा कि चार्जेस तो अपनी जगह पे ही रहेंगे, मींस नेगेटिव लेयर ऑन द चार्ज रॉड साइड एंड पॉजिटिव लेयर ऑन द अदर साइड। बट अब इनके बीच में कांटेक्ट जो है वो हट जाएगा। इसके बाद आप क्या करोगे, स्टेप 4 में वो जो चार्ज रॉड थी उसको रिमूव कर दोगे। चार्ज रॉड को रिमूव करने के बाद क्या होगा, ये जो चार्जेस आउटर साइड्स पे अपीयर हो रहे थे ये अपने बीच में डिस्टेंस को कम कर लेंगे, बिकॉज दे आर अपोजिट, सो दे आर गोइंग टू अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये इनर साइड्स पे डेवलप हो जाएंगे। रॉड को हमने यहां पे हटा दिया है। Due to attraction, they will keep themselves on the inner side of A and inner side of B. अभी क्या करना है, स्टेप 5th is very easy। आपको इन दोनों सफियर्स के बीच में जो गैप है उसको इंक्रीज कर देना है। गैप इंक्रीज करने से क्या होगा, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत कम हो जाएगी और ये जो चार्जेस थे ये पूरे सफियर के ऊपर यूनिफॉर्मली क्या कर जाएंगे, स्प्रेड कर जाएंगे। तो इनिशियली जो आपके पास सफियर ए और बी which were uncharged in step 1, you have charged them oppositely in step 5. So this is called charging two conducting spheres by the process of induction. यहां से भी आपका सीबीएसई बोर्ड का 2019 का एक क्वेश्चन बना था जिसमें आपको दो सफियर्स को चार्ज करने के लिए कहा गया था अपोजिटली बाय द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन। यहां से थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बन सकता है कि आपको डायग्राम्स दी हूं और पूछा जाए कि अगर चार्ज रॉड को पास लेके आएंगे तब क्या होगा, जब सफियर्स को सेपरेट कर देंगे तब क्या होगा, अगर उनके बीच में गैप बढ़ा देंगे तब क्या होगा। सो इफ यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट यू विल बी एबल टू आंसर दोज क्वेश्चंस। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिफिकेशन और उनके तीनों मेथड्स के बारे में डिटेल में पढ़ा। अब यहां से आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम्स के लिए या बोर्ड्स के लिए मिस नहीं होना चाहिए। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। गुड बाय।